नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। कानपुर में डेंटिस्ट डॉक्टर अनुष्का तिवारी से हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले दो पेशेंट की मौत हो गई। पहली पनकी पावर प्लांट के सहायक अभियंता विनीत दुबे की और दूसरी फर्रुखाबाद के इंजीनियर मयंक कटियार की। पुलिस के एक्टिव होने के बाद महिला डॉक्टर लापता बताई जा रही हैं। शुरुआती छानबीन में हेयर ट्रांसप्लांट डेथ केस में 3 कॉमन पॉइंट सामने आए। पहला पॉइंट यह था कि ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर दोनों इंजीनियर की मौत हो जाना। उनकी परिस्थितियां भी एक जैसी थी, मतलब सिर में तेज दर्द, चेहरे पर सूजन, फिर तड़प तड़प कर मौत हो जाना। दूसरा ऑप्शन यहां पर यह रहा जहां दोनों ऑपरेशन डॉक्टर ने अपने ओटी टेक्नीशियन से करवाए थे। दवाओं के नाम सादे पर्चे पर लिख कर दिए गए थे। तीसरा केस बिगड़ने पर उन्हें दूसरे प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाने की सलाह दे दी गई। विनीत को अनुराग अस्पताल में खुद अनुष्का ने ही भर्ती करवाया। मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि डॉक्टर अनुष्का के पास केवल बीडीएस की डिग्री है। फिलहाल पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जब से यह मामला पूरी तरह से सामने आया तो डॉक्टर अनुष्का फरार बताई जा रही हैं। उनका मोबाइल फोन बंद है। कानपुर के इस मामले ने न केवल हड़कंप मचा दिया, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में लापरवाही और फर्जीवाड़े की पोल खोल कर रखती है। जानकारी के मुताबिक बीडीएस यानी कि डेंटल की डिग्री रखने वाली डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने खुद को प्लास्टिक सर्जन बताकर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चलाया था। यह डिग्री भी उन्होंने फरीदाबाद के मानव रचना डेंटल कॉलेज से ही ली थी। उनके पति सौरभ तिवारी, जो कि एमटीएस है, वो भी इस क्लिनिक में शामिल थे। क्लिनिक के बोर्ड पर हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जन लिखा हुआ था, जो कि गलत जानकारी थी। अफसोस, इस लापरवाही के चलते 2 इंजीनियरों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने उनकी तलाश में कई जिलों में दबिश भी दी है। कानपुर के सीएमओ से उनकी डिग्री की जांच के लिए रिपोर्ट्स भी मांगी गई है। डॉक्टर अनुष्का ने अपने वकील के माध्यम से एक बयान भी जारी किया, लेकिन पुलिस ने इसे मान्य नहीं माना। डॉक्टर के खिलाफ दर्ज इस केस में पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कॉज ऑफ डेथ को साबित करने का है। पहले आपको पूरी केस की स्टडी दिखा देते हैं, फिर गेस्ट से आपको रूबरू करवाएंगे और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा भी करेंगे। जी, हम यहाँ पे एफआईआर के खिलाफ करने आए थे। उन्होंने हमारी सीएमओ को भेजी है रिपोर्ट जांच के लिए, क्योंकि ये चिकित्सक का वो है। ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था एम्प्यूरी अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह। उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था, पोस्टमार्टम। इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। अभी जब विनीत सर का मैंने वो देखा है, उसके बाद हमने अप्रोच किया। मेरे पास कागज भी हैं और वो भी हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। आप इसमें ये रावतपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें एक महिला के द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। इसके क्रम में एक अभियोग दिनांक 9 को रावतपुर पे डॉक्टर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हैं और अन्य जो साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट से 2 इंजीनियरों की मौत हो गई। इस समय हम मौजूद हैं उस क्लिनिक पर जिसका नाम है एम्पायर क्लिनिक, जहां पर ये 2 इंजीनियर आए और यहाँ पर उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद उनके चेहरे पे सूजन आ गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये दिखाते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से क्या दिखाएं। ये देखिए, ये अपार्टमेंट है, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर ये एम्पायर क्लिनिक के नाम से जो है यहाँ पर एक क्लिनिक थी जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता था। और आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक अपार्टमेंट है और इसके नीचे ये ग्राउंड फ्लोर पर इनकी क्लिनिक थी। हालांकि इन्होंने बोर्ड अपना हटा लिया है। यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरा पर्सन दिखाएं, ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा एम्पायर क्लिनिक के नाम से बोर्ड लगा था। ये इनका क्लिनिक है। आप समझ सकते हैं कि जो है एक अपार्टमेंट में वो एक हॉस्पिटल चला रहे थे और एक क्लिनिक के हॉस्पिटल को क्लिनिक की तरीके चला रहे थे। और अंदर आते हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये गैलरी गई हुई है और इस गैलरी में अंदर हम आएंगे और ये देखिए, ये इनका जो है रूम है। हालांकि जैसे ही जो है इसकी जानकारी इन लोगों को लगी थी, अनुष्का तिवारी जो यहाँ पर इसमें जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था वो फरार चल रही है, उनका पति जो है वो भी फरार चल रहे हैं। तब से ये बंद है, लॉक है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो हेयर ट्रांसप्लांट करते थे। यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर एक अपार्टमेंट में एक हेयर ट्रांसप्लांट होता था और करीब 2 लोगों को, 2 इंजीनियरों की मौत हो गई है। एक मयंक कटियार है जिनकी जो है हेयर ट्रांसप्लांट से मौत हुई और दूसरे विनीत दुबे जो पनकी में सहायक
अभियंता के पद पर तैनात थे, उनकी मौत हो गई। और जो मयंक कटियार है, की मौत 2024 में 11 नवंबर को हुई थी और 13 तारीख की जो इंद्रजुल विनीत दुबे हैं, इनकी मौत 13 नवंबर को हुई थी। तो तब से ये लोग फरार हैं और जहां जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इनके पास कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट डिग्री नहीं, सिर्फ डेंटिस्ट थे हस्बैंड और यहाँ पर दांतों का इलाज करते थे। जो उसमें बोर्ड लगा था वो दांतों के का बोर्ड लगा था एम्पायर क्लिनिक के नाम से, और यहाँ पर वो लोगों को बुलाते थे, ट्रांसप्लांट करते थे। और यहीं पर जो है उन लोगों की, 2 इंजीनियर्स की जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदी खबर में डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर मेघा शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप वो भी सुनिए। हेयर ट्रांसप्लांट आजकल यूथ सबसे ज्यादा करवाना चाहता है, इवन द मिडिल एज पीपल, वो भी बहुत ज्यादा आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के टुवर्ड्स एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि पहले के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ नहीं करता था, और अगर होता भी था तो सेलिब्रिटीज ही करवा पाते थे। लेकिन आजकल ये काफी अफोर्डेबल हो गया है, एंड आजकल इंडिया में भी बहुत ज्यादा टेक्निक्स आ गई हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई हैं, जिसकी वजह से एक आम बंदा भी, इंसान भी ये करवा पाता है। एंड हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मुझे लगती है कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय स्टेरिलाइजेशन, दैट इज साफ सफाई का ख्याल बहुत ज्यादा रखना चाहिए। मतलब एक तो हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा ही सही डॉक्टर से, सही सर्जन से करवाना चाहिए। दूसरी चीज, एक ऐसा क्लिनिक जिसके अंदर एक ऑपरेशन थिएटर, जिसके अंदर वेल इक्विप्ड सारे ही मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हों, ऐसी ही जगह से आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। एंड हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, हेयर ट्रांसप्लांट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है FUE मेथड, दैट इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। एक होता है DHT, दैट इज डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। बेसिकली दोनों ही प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट सेम है। इट इज जस्ट DHT में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो डायरेक्टली आपकी स्कैल्प में बालों को प्लेस कर देता है। तो FUE इज ऑल्सो द सेम मेथड। दोनों में ही हम आपके डोनर एरिया, दैट इज द बैक ऑफ योर हेयर और बियर्ड एरिया, एंड समटाइम्स व्हेन वी रिक्वायर फ्रॉम द चेस्ट, हम बाल निकालते हैं, मतलब ग्राफ्ट निकालते हैं, और जड़ समेत उसको अपने जहां पर भी गंजे हुए वाले सर पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म होता है। ये बहुत लंबी सर्जरी है, ऐसा नहीं है कि ये 1-2 घंटे में फिनिश हो जाता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। और आज हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर ही चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर मेघा शर्मा जुड़ गई हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। डॉक्टर सतेंद्र कुमार BDS डेंटल सर्जन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत डॉक्टर मेघा शर्मा जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि आजकल बालों को लेकर लोग इतने सतर्क हो चुके हैं, इतनी देखभाल बालों की कर रहे हैं, और उसके बाद जब कोई विकल्प नहीं बचता तो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ वो बढ़ जाते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश रहेगी कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ लोगों का इतना झुकाव आखिर हो क्यों रहा है, और उसके पीछे अगर जो कोई भी किसी तरह की लापरवाही हो जाती है तो क्या बड़ी परेशानी जिससे यहां पर पेशेंट को जूझना पड़ सकता है। चलिए, मेघा जी से फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। सतेंद्र कुमार जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी सर, क्योंकि देखिए हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के पास जब कोई विकल्प नहीं बच रहा तो वो सीधा हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, और डॉक्टर से कंसल्ट करके वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराए, बहुत आसान सा विकल्प। लेकिन इसके क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें अपनाने चाहिए? सबसे पहले तो थैंक्स कहूंगा मैं हिंदी खबर न्यूज़ चैनल का, जी सर, कि मुझे इस मुद्दे पे बोलने के लिए आप लोगों ने इनवाइट किया। जहां तक हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो रही, तो जैसे कि आपके यहाँ डॉक्टर मेघा एक्सपर्ट बैठी हुई हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से वही जानती हैं। बट जैसे कि मैं एक BDS हूं, जो ये केस इतना हाईलाइट हुआ है कि एक BDS के द्वारा ये सर्जरी की गई थी, तो हम ये पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं कि जो BDS है वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। हमारा काम है सिर्फ दांत में और मुंह में काम करना, ठीक है। तो जिस डॉक्टर ने भी ये काम किया है, तो हम उस चीज के लिए ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हम उस चीज के लिए हम वो प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है
कि हेयर ट्रांसप्लांट जिस डॉक्टर ने भी किया है, बीडीएस में ऐसी कोई हमारा सिलेबस नहीं है कि हमें वहां हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपके दर्शकों को या आम जनता को बताना चाहूंगा, जो हमारा बीडीएस है इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारी 9 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो उन 9 ब्रांचेस में एक ब्रांच हमारी होती है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो वहां पे बीडीएस की 5 इयर्स की पढ़ाई है, उसके बाद 3 इयर्स का एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अगर वो ट्रेंड है तो वो फेशियल एस्थेटिक या हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस करने के लिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो ही इसके लिए वैलिड है। अब बिल्कुल जब डॉक्टर से कंसल्ट करें तो बहुत यहाँ पर चयन प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर मेघा जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, मैम आपने भी कानपुर का ये पूरा मामला सुना होगा, किस तरह से हाईलाइट हुआ जहां पर बीडीएस की तरफ से यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसके बाद जो विनीत नाम का शख्स होता है उसकी मौत हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आप क्या देख रही है? सबसे पहले तो ये बताइए। हेलो, यस, मैंने अभी ये केस सुना है एंड ये केस काफ़ी हाईलाइट भी हुआ है एंड जहाँ तक मुझे नॉलेज है और जहाँ तक मुझे पता चला है ये किसी डेंटिस्ट ने परफॉर्म किया था एंड इसके जो रिएक्शंस के कारण हैं वो ये भी हो सकते हैं कि एनेस्थीसिया की डोज बहुत ज़्यादा दे दी गई थी और साथ ही में बिफोर सर्जरी जो भी इन्वेस्टिगेशंस करवाने होते हैं वो भी नहीं करवाए गए थे। एंड बिफोर सर्जरी हम एक टेस्ट करते हैं एनेस्थीसिया का, दैट इज ज़ाइलोकेन टेस्ट एंड ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उसी एनेस्थीसिया से रिएक्शन होकर जो पेशेंट है उनको स्वेलिंग आई एंड उसकी वजह से उनको हाथ धोने पड़े अपनी जान से। जी, अब बिल्कुल। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस डॉक्टर का उन लोगों की तरफ से चयन किया गया था वो झोलाझाप डॉक्टर थी, उनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, जो डिग्री थी वो फर्जी तरीके से मानव रचना डेंटल सर्जन कॉलेज से यहाँ पर ली गई थी। ऐसी तमाम यहाँ पर खामियां हैं जो इस पूरे मामले में उजागर हो रही हैं। लेकिन मैम एक महत्वपूर्ण सवाल अब हर किसी के जहन में ये उठ जाता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका ध्यान हमें पहले से रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, पहला प्री दूसरा पोस्ट। तो ऐसे में अगर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो पहले क्या क्या सावधानी बरतें और जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसके बाद किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? जी, तो सबसे पहली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहां से भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं किस डॉक्टर से करा रहे हैं ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर क्वालिफाइड भी है या नहीं इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। हमारी जो एजुकेशन है पहले एमबीबीएस, फिर हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन डर्मेटोलॉजी में और हेयर में हमारी होती है, उसके बाद हमारी हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग भी होती है विच इज़ अ वेरी लॉन्ग ट्रेनिंग। तो अगर आपको ये सारी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पेशेंट्स को इन सभी चीज़ों का कि डॉक्टर की डिग्री, उसके एक्सपीरियंस का ध्यान हमेशा रखना चाहिए एंड बिफोर सर्जरी सारी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि किस क्लिनिक में कितने हेयर ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं एंड ये सारी चीज़ें उनको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ 2 ही लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दैट इज एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, नॉट सो कॉल्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी कोई ब्रांच नहीं है तो कोई डिग्री नहीं है। तो बेसिकली एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन्स ही इस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सर्जरी होने से पहले आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, कुछ एक मेडिकेशंस जो डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं प्रॉपरली लेनी है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करना है बिफोर 1 वीक। और सर्जरी होने के बाद भी जो भी मेडिकेशंस दी जाती हैं वो प्रॉपरली करनी है और जो भी प्रिकॉशंस बताए जाते हैं वो प्रॉपरली फॉलो करने हैं। तो इससे डेफिनेटली उनको काफ़ी हेल्प होगी। बिल्कुल, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो उसको ध्यान में हर किसी को रखना चाहिए जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में सत्येंद्र जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए सर, चूंकि आपने कहा कि आप बीडीएस में यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में किसी भी बीडीएस को ये परमिशन नहीं दी जाती या उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को खत्म कर सके या फिर सर्जरी को यहाँ पर करे। लेकिन सर, इस बीच ये भी समझने की कोशिश रहेगी कि अगर किसी को दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है?
नहीं, दांतों की समस्या और हेयर ट्रांसप्लांट का एक्चुअली ऐसे कोई लिंक नहीं है। दांत में अगर कोई समस्या है तो हेयर ट्रांसप्लांट वो अलग डॉक्टर देखेंगे, दांत के लिए अलग देखेंगे। लेकिन जैसे कि बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो बीडीएस डॉक्टर ने, जिसने भी ऐसे क्लिनिक जो चल रहे हैं, तो मुद्दा ये है कि ये क्लिनिक चल किसके साये में रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एमडी डर्मा के अलावा किसी को भी जो है परमिशन नहीं है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सके। लेकिन कुछ लोग इवन की 2-2 महीने या 4-4 महीने के कोर्सेज कहीं पे कराए जा रहे हैं। तो सवाल इन इंस्टीट्यूशन पे उठना चाहिए कि ऐसे कोर्सेज किसकी परमिशन से वो लोग अलाउ कर रहे हैं, जो कुछ डॉक्टर्स बीडीएस या बीएमएस जाके हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी कर दे रहे हैं। और उसमें इतनी बड़ी, मतलब बताइए, किसी इंसान की मौत हो जा रही है, किसी का बेटा गया है, तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी, एक छोटी सी गलती। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद है कि आम जनता को हम जागरूक कर सकें। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि लोगों को बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी कराने जा रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर मेघा ने बोला कि आपको डॉक्टर का डिग्री के साथ साथ उसके स्किल्स को चेक करना पड़ेगा कि उसने कितनी सर्जरी की है कि कितनी नहीं की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब ने बोली कि कुछ सर्जरी करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जो लोकल एनेस्थीसिया होता है या जनरल एनेस्थीसिया होता है। तो अगर उसमें पेशेंट का नेगेटिव आ जा रहा है तो भी सर्जरी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो एक एक्सपर्ट डॉक्टर है वही उस चीज को बता सकता है। मैं अगर दांत का डॉक्टर हूं तो मेरे से अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेगा या आंख की बात करेगा तो मैं वो चीजें नहीं बता पाऊंगा सही से। तो कहीं ना कहीं हम आम जनता को ये समझना पड़ेगा, जबकि आज हम बहुत बड़े आधुनिक युग में हैं, लेकिन मुझे फिर भी कभी कभी लगता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को नहीं पता होता है कि ये डॉक्टर के पास क्या डिग्री है, इसके क्या क्वालिफिकेशन है, मुझे इसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो हमारा मकसद है कि इस प्रोग्राम के जरिए अगर लोग इतना जागरूक हो सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेघा शर्मा जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, मैम चूंकि देखिए आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा क्रेज है और सोशल मीडिया में तरह तरह के जो एडवर्टीजमेंट है, जो विज्ञापन है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट के भी विज्ञापन आते हैं, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अगर झोलाझाप डॉक्टरों की तरफ लोग जा भी रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण क्या सोशल मीडिया भी हो सकता है? क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर हैं वो तो लगातार जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि भाई सोशल आप इन डॉक्टर्स के पास जाइए, सस्ती फीस हो सकती है, तमाम ऐसी चीजें हो सकती है, उससे बिफोर एंड आफ्टर की छवि तक दिखाई जाती है। जी, डेफिनेटली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट से या किसी इन्फ्लुएंसर से। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन जनता से भी पूछना है, क्या जब कोई डिलीवरी होती है तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या जो इन्फ्लुएंसर सजेस्ट कर देते हैं डॉक्टर्स को उनके पास जाते हैं? तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि कम पैसों के चक्कर में हेयर ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ को बहुत माइनर ना समझें। इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हर डॉक्टर इसको नहीं मैनेज कर सकता। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हर इंसान को खुद से रखना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे जितने भी विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उनके पीछे फॉलो करना चाहिए। क्योंकि लोगों को आजकल लगने लगा है हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत बेसिक, बहुत माइनर सा प्रोसीजर है। डेफिनेटली ये एक माइनर प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है। इसमें हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते, सुन करते हैं बस उस एरिया को। बट कितना सुन करना है, कितने अमाउंट का एनेस्थीसिया इसमें हमें देना है, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान को या एक यू कैन से क्वैक को नहीं पता होती है। तो ये लोगों की भी कमी है कि कम पैसों के चक्कर में या फिर अच्छा दिखने के चक्कर में कि भाई हमें अच्छा दिखना है और हम किसी चीज़ को भी फॉलो कर लें। तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। मैम चूंकि देखिए कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से सजेस्ट ये किया जाता है, अगर वो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो गंभीर है या छोटी मोटी बीमारी भी है, तो उनको सर्जरी को लेकर अवॉइड करने की बात कही जाती है। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट में भी कोई ऐसा प्रोसीजर है कि अगर कोई किसी गंभीर बीमारी से जूझ भी रहा है तो उन लोगों को कम से कम हेयर ट्रांसप्लांट से बचना चाहिए, इस तरह की सर्जरी से बचना चाहिए? जी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। जैसे पहले के टाइम पे, मतलब जब हेयर ट्रांसप्लांट इतना साइंटिफिकली देश में नहीं आया था,
तब डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं जिनका बीपी काफ़ी ज़्यादा होता है उनको नहीं करते थे, लेकिन अभी हमारे पास सारे तकनीकें हैं उनको इन दोनों ही चीज़ों को मैनेज करने की, क्योंकि दवाइयों से और इंजेक्शंस के थ्रू हम इनको मैनेज करके हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं अगर कंडीशन स्टेबल नहीं है, इफ़ डिजीज़ इज़ नॉट स्टेबल, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट को अवॉइड कर सकें। वैसे एज सच कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, मतलब कि हम ना करते हों। हम ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स को इसमें एनरोल कर पाते हैं। जी बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लगातार आप साझा कर रही हैं। इस वक्त जो दर्शक हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है कि अगर इन केस इन फ्यूचर या इस प्रोग्राम के बाद, इस शो के बाद वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच भी रहे हैं तो वो बाकायदा इस चीज को अपने जहन में बैठा सकेंगे कि किस तरह का प्रोसीजर रहता है और क्या कुछ वो प्रिकॉशन जो यहाँ पर हर किसी को अपनानी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। सत्येंद्र जी, एक बार फिर से सर आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए लोगों के बीच जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है और आज की तारीख में लोग बहुत इजी विकल्प, जो इजी ऑप्शन होता है उसकी तलाश में रहते हैं। उसमें हेयर ट्रांसप्लांट भी एक बहुत इजी विकल्प लोगों के लिए, लोगों के जीवन में हो चुका है कि अगर अब बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल नहीं आ रहे हैं, गंजेपन की बीमारी या किसी भी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो चलिए तुरंत जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा देते हैं। लेकिन जो जागरूकता की कमी है वो आप कहां पर देख रहे हैं? हाँ देखिए, वही मैंने सबसे पहले ये बोला था कि जागरूकता जो है वो हम एक आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि दांत में अगर मुझे दर्द है तो ये डेंटिस्ट है, ये दांत का ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। वो अगर कोई हमारे बोर्ड पे आगे कुछ भी लिख दे कि साहब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कुछ भी करें, तो मेन तो जनता का ही है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि होता क्या है, इंसान क्यों ऐसी जगह पहुंच पा रहा है, सिर्फ पैसे की वजह से। किसी ने कहा कि साहब इतना खर्च आएगा, 10-5 हज़ार रुपये दूसरा बंदा कम बोलता है, वो वहाँ इतना बड़ा रिस्क ले लेता है, ठीक है। तो जो क्वैकरी है वो कहीं ना कहीं जागरूकता से ही खत्म होगी। अब जागरूकता कैसे कर सकते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, अब भाई छोटे शहर में क्या होता है कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो गवर्नमेंट को छोटी जगह पे वैकेंसीज निकालनी चाहिए, डॉक्टर्स को अलाउड करे इससे कि वो लोग वहां भी ट्रीटमेंट ले सकें। जब वहां जागरूक डॉक्टर नहीं होते हैं तो वो दूसरे शहर में जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं और वहां पे वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो जागरूकता का जो प्लान है, थोड़ा गवर्नमेंट को, थोड़ा सा आदमी किसी भी डॉक्टर के पास, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उसका पूरा प्रोफाइल चेक करें, ठीक है, और ये समझें कि भाई ये दांत का डॉक्टर है या ये आंख का डॉक्टर है, तो ये चीजें अलग क्यों आई। एक्चुअली मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है। अब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कि हमें 5 साल अपना ग्रेजुएशन करने के बाद 3 to 4 years अलग से स्पेशलाइजेशन पढ़ना पड़ता है, वो हम अलग से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा फील्ड है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा और एक छोटी सी गलती आपकी जान तक का जोखिम बन जाता है। और सर देखिए, सिर्फ ग्रामीण स्तर पर ही नहीं बल्कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में भी जाकर जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कानपुर से जो मामला सामने आया जहां पर एक डेंटल की तरफ से हेयर ट्रांसप्लांट किया गया, जिस शख्स का हेयर ट्रांसप्लांट किया गया था वो इंजीनियर था पेशे से, और सोचिए अगर वो इंजीनियर है, वो पढ़ा लिखा है और इस तरह से अगर कोई बड़ी लापरवाही हो गई जो कि उसकी जान खुद यहाँ पर अब गले की फांस बन चुकी है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार वाले अब कह रहे हैं कि हमारी भी लापरवाही रही, लेकिन अगर ये शायद कदम पहले उठा दिए जाते तो आज शायद विनीत सबके बीच में होता। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा तकलीफ यही होती है कि पढ़े लिखे इंसान इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। तो मेरा जो अपना अनुभव है प्रैक्टिस में, मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं लालच, कि वो लालच हमारे मन में आता है कि सामने वाले डॉक्टर साहब ने इतने ज्यादा पैसे क्यों बता दिए जब मुझे छोटी जगह ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात पहले ही बोल दी गई इस प्रोग्राम में कि कोई भी सर्जरी करने के लिए आपको जरूरी एक ऑपरेशन थिएटर, एक स्टेलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट कितने अच्छे से स्टेलाइज हुए हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट ये लोग जो जनरल इंसान है उसको समझ नहीं पाता, उसको एक मेडिकल वाला ही, हम जो मेडिकल फील्ड से वो आप लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए वो चीजें लोगों को इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए। एक्चुअली सर्जिकल प्रोसीजर का कोई भी हो रहा है तो बहुत जरूरी होता है हमारा ऑपरेशन थिएटर का स्टेलाइजेशन प्रोसीजर। अब ठीक है मेघा जी, एक बार फिर से मैम आपके पास आते हुए, आज चूंकि देखिए आप हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई तमाम बारीकी जानकारी यहाँ पर हमारे तमाम दर्शकों तक साझा कर रही हैं, तो ऐसे में ये भी समझने की कोशिश करेंगे वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट कराना किसी भी शख्स को ये सोचना चाहिए कि भाई अब तो कराना ही कराना है, क्योंकि थोड़े बहुत भी अगर गंजापन दिख रहा है तो लोगों के बीच में स्ट्रेस पैदा हो जाता है, अपने यार दोस्तों के बीच में वो नहीं पहुंच पाते, अपनी परिवार या फिर गेट टुगेदर फैमिली फंक्शन होता है वहां भी जाने में वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि
बालों की कमी की वजह से। तो ऐसे में जरा ये बारीकी से समझाइए वो कौन सी स्टेज है जिस पर लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अगर उससे पहले थोड़ी सी भी कोई माइनस पॉइंट दिख रहा है तो वहां पर बचा जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट से। जी, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो हम बीमारी है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ये कंडीशन होती है। इसमें कई सारी ग्रेड्स में हेयर ट्रांसप्लांट को बांटा गया है, जैसे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 6 तक। तो इसमें से ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 6 तक हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें दोबारा बाल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो अगर चाहे ग्रेड 1 भी है या ग्रेड 2 भी है तो यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। रेस्ट इसके अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं जब वो स्टेबल हो जाती हैं, लाइक पैचेस हो जाना या डिफ्यूज ग्रोथ होना, डिफ्यूज हेयर फॉल होता है, तब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करते हैं काफ़ी पेशेंट्स को। तो पेशेंट्स को बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि अगर ग्रेड 2 भी हेयर लॉस हो रहा है तो दे कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। और साथ ही में ऐसी कई सारी और भी बीमारियां जिनके बारे में बताना चाहूँगी, जैसे एलोपेशिया एरियाटा है, अगर वो स्टेबल है तो उसमें भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इवन काफ़ी लोगों के कुछ बीमारियों की वजह से आईब्रोज भी चले जाते हैं, हम आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट, आईब्रो ट्रांसप्लांट और बियर्ड ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ें भी परफॉर्म करते हैं। तो आजकल तो यंगस्टर्स इनफैक्ट मेरे पास ज़्यादा आते हैं जो कि बिकॉज दे आर इनटू द फील्ड, जो कि बहुत प्रेजेंटेबल होना पड़ता है उनको। जैसे कि आपकी फील्ड में भी अगर हम मास मीडिया की बात करें, सभी को बहुत प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। इवन काफ़ी लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं तो उनको भी काफ़ी प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 से भी हेयर लॉस अगर हो रहा है पेशेंट को तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है। अब मैम चूंकि देखिए एक बार फिर से मैं कानपुर वाले मैटर का अगर जिक्र करूं तो कानपुर वाले मामले में हम सभी ने देखा था कि हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ पर विनीत का होता है जो पेशे से इंजीनियर है, और उसके बाद में उसके चेहरे और आंखों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो ये तो झोलाझाप डॉक्टर का केस था जिसे हम थोड़ा साइड में रख रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि इस तरह के क्लिनिक में जाने से बचना भी चाहिए। लेकिन जब ये सर्जरी की जाती है हेयर ग्रोथ को लेकर, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, तो भी क्या इस तरह के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते हैं जिसको लेकर लोग पहले से ही सतर्क रहें? जी बिल्कुल आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आना चेहरे के ऊपर या आंखों के ऊपर नॉर्मल होता है कई पेशेंट्स में, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। कुछ एक मेडिकेशंस भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं जस्ट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग अपने आप कम हो जाती है। कुछ एक प्रिकॉशंस होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम पेशेंट्स को बताते हैं, अगर वो ये फॉलो नहीं करते हैं तो स्वेलिंग थोड़ी बढ़ सकती है, बट डेफिनेटली जान का जोखिम नहीं होता एज सच कोई। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इस कानपुर वाले केस में हुई थी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है और जहाँ तक मुझे पता चला है कि सर्जरी करते टाइम भी पेशेंट को एनेस्थीसिया से रिएक्शन हुआ था और स्वेलिंग ऑन टेबल ही हो गई थी, और साथ में उनकी जो नेक को हाइपर एक्सटेंडेड रखा गया था, जिसकी वजह से ये सर्वाइकल के में भी कॉज कर सकता है, और काफ़ी नर्व कंप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, और नर्व कंप्रेशन की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी रुक जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है उनके मतलब एक्सपायरी के कारण बने। तो डेफिनेटली उनको अगर लग रहा था ऑन टेबल कि भाई स्वेलिंग इज़ देयर क्योंकि रिएक्शन की वजह से, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कोई टेस्ट नहीं किया था रिएक्शन का एनेस्थीसिया के, तो उन्हें कर लेना चाहिए था, और या फिर ऑन टेबल ये सर्जरी को वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया, जिसके बाद ये बहुत ही सिवियर फॉर्म में रिएक्शन हुई। जी बिल्कुल, ये वो पॉइंट्स है जिसको हर किसी को यहाँ पर अपने जहन में रखनी चाहिए अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो जा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ये महत्वपूर्ण और बारीकी तौर पर आप लोगों ने जानकारी साझा की है, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।